So what are we going to start today is our concept of atomic number and atomic mass. Depending upon रदरफोर्ड ने जो हमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्लेसमेंट को बताया, उसके बेसिस पे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है. जो एटॉमिक नंबर है उसे हम कैपिटल Z के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है. और atomic number is equal to number of unit positive charges present in an atom. ठीक है, it is equal to unit positive charges present in an atom. और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके यूनिट पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या है, they are the protons. ठीक है. So your atomic number that is equal to the number of protons which are present in any atom. ठीक. अब हमें पता है कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है. अब अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स should always be equal to number of electrons. ठीक है. सो इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है that can be either number of protons or number of electrons in a neutral atom. In a neutral atom. ठीक है. पर अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं है तो हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हुई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर. ठीक है. सो फर्स्ट हमारे पास आ गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर. इफ योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर इट मींस जो आपके पास एटम आएगा दैट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है. तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आपके स्पीशीज होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, कैटायंस. ओके. अब जब हम कैटायंस लेंगे इन दैट केस आपका एटॉमिक नंबर विल ओनली बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, not to the number of electrons. ठीक है. उसी तरह से सेकेंड, if your number of electrons are more, तो कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज. तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस स्पीशीज को हम क्या बुलाते हैं, that is known as anion. Right? अब यहां पे भी आपका जो एटॉमिक नंबर होगा that will only be equal to the number of electrons, protons. ठीक है. Let's take example in each cases. हम लोग सोडियम का एटम लेते हैं. ठीक. सोडियम के एटम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं. 11 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है. और इसके पास अब इसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 11. इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास 11 हो गए. ठीक है. अब जब हम लोग Na पॉजिटिव लेते हैं, राइट, सो Na पॉजिटिव के पास प्रोटॉन्स तो 11 ही है पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हो जाते हैं. So it has 10 electrons. Okay. अब एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11 है. और एटॉमिक नंबर सोडियम पॉजिटिव का हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब भी हम लेंगे हम किसका लेंगे, एक न्यूट्रल स्पीशीज का. ठीक है. उसी तरह से आपके पास क्लोरीन है. क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं. तो इलेक्ट्रिकली अगर हमने इसको न्यूट्रल करना है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है. पर जब हम लोग इसको Cl नेगेटिव
एनायन इसका बनता है तो इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही है, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 18. इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस दे आर गोइंग टू बी 18. ठीक है, सो आपको कैटायन और एनायन के बीच में डिफरेंस पता चल गया, राइट? अब जब एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया, उसके बाद ये बोला कि एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन्स पे बेस्ड है। प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब जो मास होना चाहिए किसी भी एक एटम का, वो मास ऑफ द प्रोटॉन्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? बट इट वाज नोटिस्ड कि जो मास है एटम का वो प्रोटॉन्स के मास से काफी ज्यादा है। ओके, तो अगर हमारे पास प्रोटॉन्स के मास से एटम का मास काफी ज्यादा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्पीशीज होने चाहिए जो सिर्फ किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सिर्फ मास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल है। तो तब आपका न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया था कल भी, न्यूट्रॉन आपका डिस्कवर किया 1930 में किसने? जेम्स शैडविक, ठीक है? तो इसने बोला कि न्यूट्रॉन क्या है? इट इज अनदर सब एटमिक पार्टिकल हैविंग सेम मास एज अ प्रोटॉन। सेम मास एज अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs, ठीक है? So it has the same mass as that of a proton, पर जो चार्ज इसके ऊपर होता है that is neutral, ठीक है? जब आप डिफाइन कर सकते हो न्यूट्रॉन को, it is a सब एटॉमिक पार्टिकल having same mass as that of a proton but has no charge, ठीक है? That is what your neutron is. अब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास आ गए, ठीक? सो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कवर हुआ that was your mass number. एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा? मास नंबर। मास नंबर को हम A के साथ डिनोट करते हैं, ओके? और मास नंबर आपका क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर मास नंबर. Mass of the proton and mass of the neutron collectively constitutes the mass number, ठीक है? अब अगर सपोज हमारे को मास नंबर दिया है और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे हमारे को दिया है मास नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है? मास नंबर ऑफ सोडियम हमें दिया है 23, ओके? और हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने सोडियम में कितने लिए? 11, है ना? सो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 23 माइनस 11, 12, ठीक है? सो इससे हमें पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा भी है तब भी एटम के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर आपके न्यूट्रॉन्स कम भी है तब भी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर मास नंबर। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है, रिप्रेजेंट करना है एक एटम से, हम x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें हम हमेशा एटॉमिक नंबर को फुट पे लेते हैं, ठीक है? और एटॉमिक मास को हेड पे लेते हैं, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, सो कार्बन का मास एंड एटॉमिक नंबर इज 6, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे?
6, ठीक है। उसी तरह से लेट्स टेक अनदर वन, क्लोरीन 17, 35। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कितने हो गए? 18, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास है से कैल्शियम, राइट, 40 एंड 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके कितने हो गए? ठीक है। सो यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशंस ऑफ दिस। एटॉमिक नंबर आ गया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर आ गया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद इट वाज सीन कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनके या तो एटॉमिक मासेस सेम है या तो एटॉमिक नंबर सेम है। उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर इन सब का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, व्हिच इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स आपके क्या हो गए? दे आर सेम atoms of same element. Good. So they are atoms of same element having mass, same atomic number but different mass number. having same atomic number but different mass number, ठीक है। having same atomic number but different mass number, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या ले सकते हैं? फर्स्ट वी टेक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स अगर आप हाइड्रोजन भी लेते हो, ठीक है। अब इसमें ये जो 1 मास है इसको हम बुलाते हैं प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। दिस इज द रियल हाइड्रोजन जो हम लोग जहां पे भी कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग हाइड्रोजन में एटॉमिक मास जनरली 1 ही लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया ड्यूटेरियम, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें सिर्फ प्रोटियम ही पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे इसमें तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो इट हैज नो न्यूट्रॉन, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट में न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट पे करो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि आइसोटोप्स की एक और प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, number of neutrons are different. So atoms of same elements having same atomic number but different mass number and having different number of neutrons, that is your isotopes, ठीक है। क्लियर हो गया? उसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, there are many examples, C12 6 C14 6, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कितने हैं, 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे कितने हैं 14 - 6 8। अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में फर्क है। अब ये जो C14 आपका है हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। yes ma'am, सो C14 इज radioactive, रेडियो एक्टिव इन नेचर, और इसको हम यूज करते हैं इन अ प्रोसेस जिसे हम क्या बुलाते हैं, कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग क्या होती है कि कार्बन डेटिंग में क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं छोटे एटम्स में,
ठीक है, न्यूट्रॉन्स लूज करते रहेंगे और छोटे एटम्स में डिसइंटीग्रेट करते रहेंगे। कार्बन डेटिंग से C14 आपका डिसइंटीग्रेट होता रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हम लोग पुराने जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स आपको पता है ना, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी एज पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से। आर्कियोलॉजी में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और ऑल्सो हम इसको यूज कर सकते हैं कहाँ, ट्रीज वगैरह की एज पता करने के लिए, ठीक है। सो देयर योर this radioactive element is used. Another example which we can take is Cl35, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो। Cl35 में आपके कितने हो गए, 35 minus 17 is 18 और 37 minus 17 is 20. So number of neutrons again are different, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो क्लोरीन का मास लेते हैं वो कितना लेते हैं, 35.5। तो क्यों लेते हैं 35.5? दैट इज बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका Cl35 एग्जिस्ट करता है नेचर में और कितना Cl37 एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसके बेसिस पे हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास आपका क्या होगा, कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है m into A प्लस n into B अपॉन m प्लस n, ठीक है। जहां पे m आपका क्या हुआ, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, n is equal to रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ठीक है। A is the atomic mass of first isotope and B is the atomic mass of second isotope, राइट। अब हम बोलते हैं कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 it exists in the ratio of 3:1, ठीक। सो वैल्यूज पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूला में, m की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, फर्स्ट आइसोटोप की रेशियो इज 3, ठीक है। 3 इंटू एटॉमिक मास कितना है 35, एटॉमिक मास को हम एक और नाम से बुलाते हैं मास नंबर, ठीक है। सो 3 इंटू 35 प्लस n आपका कितना है 1 इंटू 37 अपॉन 3+1, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाता है 35.5. Okay, so this is how we calculate the average atomic mass or the relative atomic mass. Depending upon तो आपकी कितनी रेशियो दोनों आइसोटोप्स की, या जहां पे 3 आइसोटोप्स भी हैं तो तीनों आइसोटोप्स की क्या रेशियो होती है नेचर पे, उसके बेसिस पे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब यही क्वेश्चन आ जाता है आपका कि C12 और 14 का एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? दैट इज बिकॉज आपका जो C14 है दैट इज रेडियो एक्टिव, वो स्टेबल नहीं होता। तो कार्बन की हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं हम हमेशा 12 मास नंबर लेके ही करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। फिर सेकेंड जो हमारे पास आते हैं दे आर योर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ एटम्स ऑफ different elements having different atoms, different atomic number but same mass number. But same mass number.
ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, ठीक है, दे आर डिफरेंट एटम्स, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। सो इसका 40, इसका भी हम 40 लेते हैं और इसका भी हम 40 लेते हैं। अब एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, इसके 20, इसके 19 और इसके 18। अब इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट आएंगे ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 40 minus 20 is 20, 40 minus 19 is 21 and 40 minus 18 is 22. So here also your atomic number is going to be different. So it has different number of protons, different number of electrons and also different number of neutrons. तो सारा कुछ ही इसमें different है, ठीक है? Why? Because आपके number of electrons is equal to number of protons. So वो आपके यहाँ पे different हो जाएंगे, यहाँ पे भी different हो जाएंगे और यहाँ पे भी different हो जाएंगे, ठीक है? Next हमारे आ जाते हैं isotones. Isotones क्या होते हैं? Isotones, isotones they are atoms of different elements having same number of neutrons. Having same number of neutrons, ठीक है? So isotopes हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिलिकॉन, सल्फर and selenium. Silicon, sulfur and selenium. Now when we go to silicon, silicon के पास आपके number of the mass number that is 30, 14, ठीक है? इसका 32, 16, right? और selenium का आपका कितना होता है? What is selenium का atomic mass? सिलीनियम की जगह तुम फॉस्फोरस लो, सिलीनियम का नहीं आएगा, फॉस्फोरस का आएगा। 31 and 15, ठीक है? सो अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो। 30 minus 14 is 16, 32 minus 16 is 16 and 31 minus 16 is also 16, ठीक है? सो इट हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये इसमें तो हम लोग सिर्फ एटम्स ले रहे हैं। व्हाट इफ वी आर टेकिंग ग्रुप ऑफ स्पीशीज? तो एक और चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? They are group of atoms, atoms और group of atoms लिख लो, atoms और group of atoms having same number of electrons. Having सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम पॉजिटिव, ठीक है? हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है? हमारे पास है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड नियॉन, राइट? अब जब आप Na पॉजिटिव में जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास 23 और एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सो 11 माइनस 1 पॉजिटिव चार्ज, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है? सो दिस इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 -2, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 12 - 2 आपका
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, अगेन 10, राइट। ऑक्सीजन 8 प्लस 2 10 एंड फ्लोरीन 9 प्लस 1 दैट इज 10, और नियॉन के पास वैसे ही 10 रहते हैं बिकॉज इट इज अ नोबल गैस, तो नियॉन के पास वैसे ही 10 होते हैं, ठीक है। सो ये सारे आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की होती है वो एक जनरल ट्रेंड में ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आयनिक रेडियाई, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या हुआ, आयन का रेडियस या साइज, ओके। सो आयनिक रेडियाई में जो आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं वो एक जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं। क्या ट्रेंड है वो, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा कैटायन, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा एनायन, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, lesser the positive charge, larger is the cation, ठीक है। lesser the positive charge, larger the cation। उसी तरह से आपका lesser the negative charge, smaller the anion, ठीक है। अब अगर हम इसके बेसिस पे देखें ऊपर वाली अपनी स्पीशीज, तो इसमें सबसे छोटा किसका होगा साइज, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और F नेगेटिव में सबसे छोटा साइज किसका होगा, किसका सबसे छोटा साइज किसका होगा, Na पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि लेसर द पॉजिटिव चार्ज लार्जर इज द कैटायन। सबसे छोटा किसका हुआ फिर, Mg2 पॉजिटिव। जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा कैटायन। हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही कैटायंस हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Mg2 पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो साइज बड़ा है ना, तो सबसे छोटा साइज इन दोनों में से कौन सा हो गया, Mg2 पॉजिटिव का, ठीक है। उससे बड़ा आपका Na पॉजिटिव का। ये दो ही कैटायंस हैं ऊपर, फिर एनायंस आ गए। तो एनायंस के लिए हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, लेसर द नेगेटिव चार्ज स्मॉलर द एनायन। तो इसमें कम नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, F नेगेटिव के ऊपर। तो अगर उसका चार्ज छोटा है तो साइज भी छोटा है, तो इससे बड़ा फिर आपका कौन सा आ जाएगा, F नेगेटिव। छोटा चार्ज छोटा एनायन, ठीक है। और उससे बड़ा आपका कौन सा आ गया, O2 नेगेटिव। और सबसे बड़ा हमारा नियॉन होता है क्योंकि वो एक नोबल गैस है, ठीक है। इसे हमने डिटेल में पढ़ना है अभी नेक्स्ट चैप्टर में। यहां तक हमें समझ आ गया कि हम कैटायंस किसको बुलाते हैं, एनायंस किसको बुलाते हैं, किस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं और प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के बाद बहुत सारी और डिस्कवरीज, या आप कह सकते हो बहुत सारे और स्टेटमेंट्स, हाइपोथेसिस, काफी कुछ पेपर्स पुट किए गए जिसके बेसिस पे एक नए मॉडल की जरूरत महसूस होने लगी, ठीक है। अब क्या ऐसी चीजें थी जिसने रदरफोर्ड मॉडल को पुश डाउन कर दिया या रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया और नए मॉडल की जो है हमें जरूरत पड़ने लगी। उसके लिए दो चीजें डिस्कवर की गई। फर्स्ट वाज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी आपकी वेव है
उसके पास दोनों कैरेक्टर्स है, कौन सी, पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है। सो वो जो थी उसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन, या रदरफोर्ड मॉडल इस डिस्कवरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और सेकंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट, ठीक है। क्या किया कि जब एटम्स को रखा एक सेंटर में और उसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली तो देखा गया कि वो जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है। सो वो जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, इवन अगर वो उस रीजन में नहीं जाती तो हम आगे पढ़ेंगे, कहीं पे भी वो वेवलेंथ वगैरह के अकॉर्डिंगली किसी भी रीजन में जाए तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट, ठीक है। वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल, राइट। तो उसके बेसिस पे हमारे को बोहर ने एक नया मॉडल दिया, पर बोहर की मॉडल को करने से पहले हमको थोड़ा सा वेव को समझना पड़ेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एक थ्योरी दी थी न्यूटन ने which was known as what? It was known as the corpuscular theory, ठीक है। सो सबसे पहले न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया था। कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर, corpuscles of light, right? So corpuscles of light आपका क्या हुआ, that is the particle nature of light, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल नेचर न्यूटन ने हमें बताई, इससे काफी सारे आपके प्रोसेसेस लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए। बट इसके अलावा बहुत सारे आपके फिनोमेनन थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंटरफेरेंस क्या होता है कि अगर दो लाइट्स आपकी एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं तो वो इंटरफेयर करेंगी, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगी या काटेंगी, ठीक है। वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसी तरह से डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर आप लाइट को किसी भी एक पार्टिकल के थ्रू सेंड करो तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना देता है, ठीक है। दैट इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन। तो न्यूटन की कॉर्पस्कल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रपोज की गई ह्यूजेंस ने। ह्यूजेंस ने हमको एक नई थ्योरी दी जिसने हमें वेव लाइक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये जो वेव लाइक कैरेक्टर था, इससे हमें दोनों प्रोसेसेस, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सबसे पहले हमें वेव मोशन के बारे में बताती है। व्हाट इज योर वेव मोशन? अगर आप एक खड़े पॉन्ड में, पानी जहां पे खड़ा है वहां पे आप पत्थर मारोगे तो क्या होगा, ऐसे सर्कल्स में आपको रिपल्स नजर आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि वाटर आपका इस तरह से शो होता है, ऐसे 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 सर्कल्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, दैट इज अ वेव। उसी तरह से अगर आप सपोज ये दरवाजा है, दरवाजे की कुंडी में आपने एक रस्सी बांध दी, ठीक है। उस रस्सी को आपने इस तरह से पुश देना है ऊपर नीचे,
तो जब आप रस्सी को ऐसे पुश देते हो तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज अ वेव, राइट। अब वेव के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं तो लेट्स सी किस तरह से हम एक वेव को एक्सप्लेन कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, हम एक वेव को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ हमारा क्या हुआ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा, ठीक है। और ये जो लैम्डा है वो क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स। क्रेस्ट आपकी क्या होती है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, और ट्रफ आपकी क्या होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रफ बना दें तो ये भी जो दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस होगा इसे भी हम लैम्डा बनाएंगे, ठीक है। सो लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स। अब लैम्डा एक बहुत शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब क्या बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग मीटर्स या किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि हम मीटर्स और किलोमीटर्स में उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। छोटे यूनिट्स हमारे क्या हो गए, पिकोमीटर, ठीक है। सो पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -12 मीटर्स, ठीक है। उसी तरह से नैनोमीटर -9 मीटर्स, ठीक है। एंगस्ट्रॉम 10 raised to power -10 मीटर्स। सो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स अ वेव टेक्स इन 1 सेकेंड। कितने क्रेस्ट और कितने ट्रफ्स आपके बन रहे हैं 1 सेकेंड में, दैट इज व्हाट योर फ्रीक्वेंसी इज। वैसे अगर आप लेमैन लैंग्वेज में भी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, कैसे आप फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट कर सकते हो कि मेरी पढ़ाई करने की फ्रीक्वेंसी हर एक 2 घंटे ब्रेक के बाद है, कि आपने 3 घंटे पढ़ाई करी है, फिर 2 घंटे ब्रेक ली है, फिर 3 घंटे पढ़ाई करी है, तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है कि कितनी बारी आप एक चीज को रिपीट करते हो, वो फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो वही उसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी इसमें भी ले रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू न्यू, और क्योंकि पर सेकेंड हम बोल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड, और यूनिट भी इसका होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अनदर यूनिट। हर्ट्ज हम जनरली रेडियो वेव्स में यूज करते हैं ना, इतने हर्ट्ज पे, आपने कभी अगर रेडियो सुना है इतने मेगा हर्ट्ज पे, मैं अनिल कुमार आपको आज के गाने सुनाऊंगा, है ना। सो ये दैट इज व्हाट योर हर्ट्ज इज, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थर्ड आपकी आ जाती है, बिकॉज वेव को हम को रिलेट कर रहे हैं लाइट के साथ, सो थर्ड आपकी क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, which is denoted by c, right? So let's come this side. So आपकी velocity आ गई, the third characteristic of a wave, denoted by c. c has a definite value, 3 into 10 raised to power 8 meters per second. This is a constant value of speed of light. जितनी भी आपकी रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है,
चाहे वो मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, चाहे वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.98 into 10 raised to power 8. So there is not much of a difference. Okay, so this is your speed of light in vacuum. अब हमने तीन चीजें कर ली, एक हमने कर ली लैम्डा, एक हमने कर ली फ्रीक्वेंसी, एक हमने कर ली वेलोसिटी। अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप हमको करना है। इफ यू आर डूइंग द रिलेशनशिप तो हम लोग बोलते हैं योर वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू C upon nu। ये आपका न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होगा। ओके, सो ये आपने याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू C upon nu। फिर फोर्थ आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, either it is the height of the crest or depth of the trough। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड को हम A के साथ डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। इसके भी यूनिट्स लैम्डा के जैसे ही होते हैं, बिकॉज ये भी लेंथ ही है अगर आप देखो। ठीक है, सो इसके यूनिट्स जो है एम्पलीट्यूड के that is going to be same as your lambda. Then fifth is your wave number, right? Wave number को हम न्यू बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, right? और आपका वेव नंबर न्यू बार क्या हुआ, that is equal to reciprocal of lambda। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, पर मीटर, है ना। अगर लैम्डा की यूनिट आपकी मीटर है तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर इनवर्स। दैट इज इक्वल टू वेव नंबर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।